हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर संगीता चौधरी और इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट डिफरेंट पेरिकार्डियल डिजीजेस। व्हाट इज पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम जो है इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। ओके, पेरिकार्डियम में दो लेयर होता है, वन इज विसरल पेरिकार्डियम, द अदर वन इज पेराइटल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम जो है, विसरल पेरिकार्डियम इज टाइटली attached with the cardiac surface and then there is a gap in between the visceral and parietal pericardium. Okay, so let's see pericardium जो है visceral pericardium हो सकता है and parietal pericardium. Visceral pericardium एक serous membrane है which is attached with the outer surface of the heart. Parietal pericardium जो है it is fibrous and parietal pericardium is separated from the visceral pericardium by 15 to 50 ml of fluid. Means pericardial space में इन दोनों के बीच में जो space होता है उसको pericardial space बोलेंगे। pericardial space, तो pericardial space में 15 to 50 ml of fluid रहता है। What does pericardium do? pericardium क्या करता है? It provides a restraining force जो कि sudden cardiac enlargement को prevent करता है। Okay? जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर जब हाइपरवोलेमिया कंडीशन होता है, those cases में क्या होता है? There is a tendency of the heart for the dilatation which is prevented by pericardium. So it provides restraining force जो कि prevent करता है sudden dilation of the cardiac chambers, especially during exercise and with hypervolemia. It also restricts the anatomic position of the heart. Anatomic position जो heart का है वो restrict करता है ये, and ये spread of infection भी prevent करता है from lungs and pleural cavities to the heart. अगर pericardium absence है तो actually no obvious clinical disease दिखाई देता है, बट अगर पार्शियल पेरिकार्डियल डिफेक्ट्स हैं, लेफ्ट पार्शियल पेरिकार्डियल डिफेक्ट्स, तब क्या होता है? द पल्मोनरी आर्टरी जो है, मेन पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट एट्रियम में बल्ज थ्रू द डिफेक्ट। मीन्स टोटल एब्सेंस है तो कोई ऑब्वियस डिजीज नहीं होता है, लेकिन पार्शियल एब्सेंस है तो पार्शियल एब्सेंस जहाँ पे है वहाँ से देयर में बी बल्ज ऑफ द कार्डियक चैम्बर्स एंड मेजर blood vessels. तो ये हो गया anatomy and function of the pericardium. Most common pathologic process involving pericardium is acute pericarditis. Pericarditis, as the name suggests, pericarditis माने inflammation of the pericardium. Acute माने there is sudden onset dramatic presentation of the pericarditis, that is acute पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस जो है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में भी डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन। ओके, कैसा ड्यूरेशन है? अगर ड्यूरेशन लेस देन 6 वीक्स है तो इसको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस जो है ये फिब्रिनस हो सकता है, नहीं तो इफ्यूजिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, जहाँ पे सेरस नहीं तो सेरोसेंगुइनस इफ्यूशन रहता है, पेरिकार्डियल इफ्यूशन रहता है। सबएक्यूट पेरिकार्डाइटिस जो है वो इन बिटवीन 6 वीक्स द 6 मंथ्स में उसका टेम्पोरल इवोल्यूशन होता है। ओके, और ये जो सबएक्यूट पेरिकार्डाइटिस है इट में बी इफ्यूजिव कंस्ट्रिक्टिव, मीन्स इफ्यूशन रह सकता है अलोंग विद द कंस्ट्रिक्शन, और इट में बी फुल्ली कंस्ट्रिक्टिव वैरायटी। अगर टेम्पोरल इवोल्यूशन मोर देन 6 मंथ्स में है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस। क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस जो है वो कंस्ट्रिक्टिव हो सकता है, जिसको क्रॉनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, नहीं तो ये एडहेसिव भी हो सकता है। एडहेसिव माने नॉन कंस्ट्रिक्टिव, उसको एडहेसिव क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस बोलेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्पोरल इवोल्यूशन, मीन्स ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ द टेम्पोरल इवोल्यूशन के हिसाब से पेरिकार्डाइटिस को एक्यूट, सबएक्यूट नहीं तो क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम इटियोलॉजी के बारे में बात करें, ओके,
इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन्फेक्शियस हो सकता है कॉज या फिर नॉन इन्फेक्शियस होता है। अगर इन्फेक्शियस कॉज है उसमें क्या क्या है? इन्फेक्शियस कॉज में देयर इज वायरल कॉज, दैट इज कोक्साकी A and B, इकोवायरस, हर्पिस वायरस, मम्प्स, एडेनोवायरस, हेपेटाइटिस वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से वायरल पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पायोजेनिक इन्फेक्शंस में इन्फेक्शन विथ न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, नेजेरिया, लीजियोनेला एंड क्लेमाइडिया से हो सकता है, और मे बी ड्यू टू ट्यूबरक्यूलोसिस भी हो सकता है पेरिकार्डाइटिस। फंगल इन्फेक्शन विथ हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सिडियोइडिस, कैंडिडा एंड ब्लास्टोमाइकोसिस। Other infections like syphilis, protozoal infection and parasitic infection, ये सारे infections जो है they are the causes of pericarditis, infective pericarditis. Non-infectious cause देखें तो non-infectious cause में there is acute idiopathic pericarditis, जब कोई definite reason नहीं मिलता है कि क्यों pericarditis हुआ, then it is known as acute idiopathic pericarditis. और पेरिकार्डाइटिस में बी एसोसिएटेड विद रीनल फेलियर, जिसको हम यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस भी बोलते हैं। ओके, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। ओके, नॉन इन्फेक्शियस कॉज में अदर कॉज लाइक नियोप्लाजिया, प्राइमरी ट्यूमर्स जो कि बिनाइन हो सकता है और मेलिग्नेंट हो सकता है, मेसोथेलियोमा। बिनाइन और मेलिग्नेंट मेसोथेलियोमा में पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ट्यूमर्स जो कि मेटास्टेसाइज करता है पेरिकार्डियम में, लंग ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, they may infiltrate or they may metastasize in the pericardium leading to pericarditis. बाकी नॉन इन्फेक्शियस कॉज में जैसे कि ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग चेस्ट वॉल इंजरी और मे बी नॉन पेनिट्रेटिंग इंजरी, एओर्टिक डिसेक्शन with leakage into pericardial sac, acute myocardial infarction, okay, acute myocardial infarction, post irradiation, familial Mediterranean fever, also known as mulberry nanism, metabolic, may be due to myxedema or due to dyslipidemia. This also may lead to pericarditis. Pericarditis presumably related to hypersensitivity or autoimmunity. Okay, maybe due to rheumatic fever और बाकी collagen vascular disease like SLE or systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, scleroderma, acute rheumatic fever I have already mentioned, and granulomatosis with polyangiitis जो कि previously was known as Wegener's granulomatosis. Drug induce हो सकता है, may be an idiosyncratic hypersensitivity reaction हो सकता है leading to pericarditis. Drugs like procainamide, hydralazine, phenytoin, isoniazide, minoxidil, anticoagulants, methotrexate. These are the drug जिसके वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पोस्ट कार्डियक इंजरी, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट पेरिकार्डियोटोमी, पोस्ट ट्रॉमेटिक, पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ऑल्सो नोन एज ड्रेजलर सिंड्रोम। ओके, सो ये सारे कॉजेस है जिससे पेरिकार्डाइटिस होता है, मे बी बिकॉज ऑफ एज ए पार्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और नहीं तो मे बी बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में क्या रहेगा पेशेंट को? ओके, डायग्नोस्टिक फीचर्स में देयर विल बी चेस्ट पेन, पेशेंट विल हैव सीवियर चेस्ट पेन एंड टिपिकली जो ये पेन है इट रेडिएट्स टू द ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, नेक में रेडिएट करेगा इन द ट्रेपीजियस मसल। देयर इज अ डिक्टम लाइक अगर पेशेंट को चेस्ट पेन है, ओके, रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, स्क्वीजिंग टाइप
or it is radiating to the upper back, then in the left upper limb, arm में radiate हो रहा है, everything is okay. But if there is radiation to the trapezius muscle, it is never myocardial infarction. Most probably it is due to pericarditis. So that's why I am saying जो chest pain होता है pericarditis में, it refers to the or it radiates to the trapezius muscle. On examination, typically pericardial friction rub मिलेगा. Okay, 3 components per cardiac cycle is typical. इसका character जो it may be rasping in nature, scratching हो सकता है और या फिर grating sensation हो सकता है. कब मिलता है? At the end of expiration with the patient upright and leaning forward, ये best audible है. Pericardial rub and pleural rub कैसे differentiate करेंगे? One important point is that अगर हम patient को बोले कि please hold your breath for few seconds, breath holding पे भी अगर rub सुनाई दे रहा है, then it is pericardial rub. अगर breath holding पे rub absent हो रहा है, okay, rub disappear हो रहा है, then it is pleural rub. This is the simplest method जिससे कि हम pleural rub and pericardial rub differentiate कर सकते हैं. ECG changes in pericarditis वो भी typical है. Then pericardial effusion. अगर pericardial effusion है, that is usually associated with pain and or ECG changes, and if the effusion is large with electrical alterance. Okay, तो chest pain है patient को, pericardial friction rub है, typical ECG changes है, and then there is associated pericardial effusion. Okay, अगर ये सारे features हैं, then we may think that patient is having acute pericarditis. Now, this is a ECG of acute pericarditis. Acute pericarditis में जो ECG changes होता है, it occurs in phases. Initially क्या होगा? There will be global ST segment elevation. Initially there will be global ST segment elevation. And जो ये elevation है, यहाँ पे क्या होता है? Concavity upwards रहता है. ये जो differentiating points है with the ST elevation of myocardial ischemia. Myocardial ischemia में convexity upwards रहता है. Okay, but in this there is concavity upwards with global ST segment elevation. Next step में क्या होता है? Next step में ST segment will become normal. ST segment normalization. Third step में जब ST segment पूरा normal हो जाएगा, then there will be T-wave inversion. Means ST segment elevation and T inversion कभी भी साथ में नहीं रहेगा. They will not be present simultaneously in ECG. जब ST normal हो जाता है ST segment, तभी वहाँ पे T inversion होगा. And lastly, normalization of ECG. Normalization of ECG. So these are the 4 phasic changes. Okay, I will say phasic changes in case of acute pericarditis. शुरू में global ST segment elevation with concavity upwards. Then next stage में ST segment सब normal हो जाएगा. Next stage में T inversion होगा. Next stage में T will come back to its normal position. Means everything will normal, ECG will look normal. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो here we can say the typical ST segment elevation. Look at lead 1. Okay, lead 2 even you can see there is typical ST elevation with the concavity upward. This is the concavity. Okay, concavity upwards is the typical for acute pericarditis. ST elevation जो है ये global है सारे lead में. You can see ST elevation here. यहाँ पे भी ST elevation है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ST elevation है. Okay, even in the chest leads also there is ST elevation.
मीन्स ग्लोबल ST एलिवेशन है, सारे लीड में ST इज एलिवेटेड विथ कनकेविटी अपवर्ड्स। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन ST elevation, I mean between the ECG changes of acute pericarditis and myocardial infarction? अगर acute pericarditis है तो the changes are usually global. MI है तो specific leads में होता है, okay? Contiguous leads में होता है, like if MI happens in case of inferior wall involved होने से lead 2, 3 and AVF इनमें change आता है। Now acute pericarditis में there will be no reciprocal change, okay, no reciprocal ST change will be there, but in case of myocardial infarction definitely there will be reciprocal changes. Other than that, as I said, acute pericarditis की ECG में कभी भी ST elevation and T inversion साथ में नहीं आएगा, whereas in case of myocardial infarction ST elevation and T inversion can be seen in the same ECG. Both will be present in case of fully evolved myocardial infarction, right? So this is about the ECG changes in case of acute pericarditis and how you can differentiate the ECG changes in acute pericarditis with myocardial infarction. Next, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे तो क्या मिलेगा? इकोकार्डियोग्राफी ना हेल्प करता है फॉर द लोकलाइजेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। मीन्स पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो फ्लूइड कहाँ पे है और कितना अमाउंट में है वो डिटेक्ट करने में इकोकार्डियोग्राफी हेल्प करता है। रिलेटिवली इकोस फ्री स्पेस बिटवीन द पोस्टीरियर पेरिकार्डियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एपिकार्डियम, राइट? इको फ्री स्पेस माने दैट स्पेस विल लुक ब्लैक, ओके, ब्लैक लुकिंग स्पेस बिटवीन द पोस्टीरियर पेरिकार्डियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकुलर एपिकार्डियम। इनमें अगर इको फ्री स्पेस है दैट मीन्स देयर इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। CT स्कैन, MRI स्कैन कर सकते हैं। इट विल हेल्प इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोक्यूलेटेड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल थिकनिंग है कि नहीं। लोक्यूलेटेड मीन्स जो इफ्यूजन है, जो फ्लूइड है इन द पेरिकार्डियम, इट इज एनसिस्टेड और लोक्यूलेटेड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरिकार्डियल मास, अगर कोई मास है तो पेरिकार्डियम में, एज आई सेड, pericarditis may be as a result of some metastasis also or some tumor also in the pericardium. Pericardial inflammation, कोई pericardial inflammation है कि नहीं वो भी MRI से या फिर CT scan से हम पता कर सकते हैं। Here we have a picture of echocardiogram. This is a picture of two-dimensional echocardiogram. यहाँ पे first let's identify the chamber. This is पैरास्टर्नल व्यू में हम देख सकते हैं, here we have left atria, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देयर इज माइट्रल वाल्व, ये है माइट्रल वाल्व, यहाँ पे है राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में देयर इज एओर्टिक वाल्व, दिस इज द एओर्टिक वाल्व। सो ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल and from the left ventricle to the aorta, ठीक है। Now यहाँ पे we can see an echo free space. There is an echo free space between the posterior pericardium, this is the posterior pericardium, and this is the ventricular wall, left ventricle epicardium. तो this space जहाँ पे echo free image हमको मिल रहा है in between the posterior pericardium and the left ventricular epicardium, this space is echo free space is suggestive of pericardial effusion. Okay, तो यहाँ पे pericardial effusion दिखाई दे रहा है in this particular two-dimensional echocardiogram. So this is how echocardiogram से हमको pericardial effusion पता चलता है।
कमिंग टू द ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीट करना है पेरिकार्डियल इफ्यूजन को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेड रेस्ट एडवाइस करना है। ओके, बेड रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट विद एस्पिरिन 2 to 4 ग्राम पर डे हम एस्पिरिन दे सकते हैं पेशेंट को। NSAIDs और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज आइबुप्रोफेन 600 to 800 मिलीग्राम 3 times a day दे सकते हैं, नहीं तो इंडोमिथासिन 25 to 50 मिलीग्राम 3 times a day हम दे सकते हैं। जो NSAIDs है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, वो 1 to 2 वीक तक हमें कंटिन्यू करना है एंड देन ओवर सेवरल वीक्स हमको टेपर करना है। ओके, सो फॉर रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन वी मे यूज कॉल्चिसिन ऑल्सो। कॉल्चिसिन भी एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। 0.5 मिलीग्राम पर डे यूज करना है अगर वेट लेस देन 70 kg है, और 0.5 मिलीग्राम ट्वाइस डेली यूज करना है अगर वेट मोर देन 70 kg है। एंड कोल्चिसिन जो है ये यूज करना है फॉर 3 months। बेड रेस्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट में एस्पिरिन, NSAIDs एंड कोल्चिसिन हम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। अगर पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्स या फिर पेशेंट को इंटॉलरेंस होता है विद एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, देन हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज कर सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज करेंगे तो प्रेडनिसोन एट अ डोज ऑफ 1 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। ओके, वी विल यूज इट फॉर 2 to 4 days फुल डोज एंड देन वी नीड टू टेपर। एंटीकोआगुलेंट्स शुड बी अवॉइडेड। एंटीकोआगुलेंट्स देने से पेरिकार्डियल स्पेस में ब्लीडिंग भी हो सकता है, तो इन दैट केस हमको एंटीकोआगुलेंट्स अवॉइड करना है। रिकरेंस अगर होता है तब हमको क्या करना है, अगर पेरिकार्डाइटिस कम्स बैक तो इन दिस केस हमको एजाथायोप्रिन या फिर एनाकिंड्रा वी मे यूज। ओके, इफ रिकरेंसेस फॉर मोर देन 2 years हो रहा है एंड आर नॉट प्रिवेंटेड बाय कन्वेंशनल एजेंट, तब हमको एजाथायोप्रिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एंड एनाकिंड्रा इज एन इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट हम यूज कर सकते हैं। पेरिकार्डियल स्ट्रिपिंग भी कर सकते हैं टू प्रिवेंट रिकरेंस। सो टिल नाउ आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। अभी डिस्कस करते हैं चलो अबाउट कार्डियक टेम्पोनाड। तो क्या है ये कार्डियक टेम्पोनाड? कार्डियक टेम्पोनाड जो है, इट इज द accumulation of fluid in the pericardial space in a quantity sufficient to cause serious obstruction of the inflow of blood into the ventricles. It is fatal if not treated in time. इसका मतलब क्या है कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब? कार्डियक टेम्पोनेट मीन्स पेरिकार्डियल स्पेस में इतना फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, ओके, फ्लूइड इन अ क्वांटिटी जो सफिशिएंट इनफ है to cause obstruction, serious obstruction of the inflow of blood into the ventricle. Means जो fluid accumulate होगा, it will compress the ventricle and ventricular filling में ये problem create करेगा। Means ventricular diastole जब होता है, then it will create an obstruction in the ventricular diastole or ventricular filling. Causes, क्या क्या cause है cardiac tamponade का? अगर हम कॉजेज में देखिए तो इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक टेम्पोनाड। पेरिकार्डाइटिस सेकेंडरी टू नियोप्लास्टिक डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, bleeding into the pericardial space, and after leakage from an aortic dissection, cardiac operation, trauma and treatment with anticoagulants. All these may lead to कार्डियक टेम्पोनाड। बेसिकली कार्डियक टेम्पोनाड जो होता है उसमें अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके, what important is that how fast the fluid is accumulating. Even small amount of fluid accumulating over a very short period of time may result in cardiac tamponade. और अगर fluid जो धीरे धीरे accumulate हो रहा है then a large amount of fluid may be required for
resulting in cardiac tamponade. Clinical features. If we talk about the clinical features of cardiac tamponade, one of the important clinical feature जो है उसको Beck's triad बोलते हैं. इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है. Beck's triad में क्या होगा? The patient will have hypotension. Okay. हार्ट साउंड जो है सॉफ्ट रहेगा, नहीं तो कंप्लीट एब्सेंट ऑफ हार्ट साउंड रहेगा. एंड देयर विल बी रेज्ड JVP. JVP stands for jugular venous pressure. ओके, जुगुलर वेनस प्रेशर जो रेज्ड होगा और वहाँ पे जो जुगुलर वेनस जो पल्स वेव है वहाँ पे देयर विल बी अ प्रोमिनेंट X descent, okay, but an absent Y descent. This is a very typical finding for cardiac tamponade, prominent X descent and absent Y descent in jugular venous pulse. Reduced cardiac output and arterial pressure. Cardiac tamponade में क्या हो रहा है? Cardiac tamponade में there is a reduction in the ventricular inflow, means ventricular diastole में problem है, ventricular filling अच्छे से नहीं हो रहा है. If the ventricle is not getting filled properly, then definitely cardiac output जो कम होगा, and because of reduction in the cardiac output, arterial pressure भी कम होगा, even patient को hypotension भी हो सकता है. Fluid required for tamponade, as I said, as small as 200 ml fluid भी कर सकता है, as much as more than 2000 ml fluid का भी requirement हो सकता है for cardiac tamponade. What is important is that कितना fast development हो रहा है. बहुत ज़्यादा fast development हो रहा है तो even 200 ml fluid भी cardiac tamponade कर सकता है. Okay? Cardiac tamponade में क्लासिकली पैराडॉक्सिकल पल्स मिलेगा और विच इज ऑल्सो नोन एज पल्सस पैराडॉक्सस. व्हाट इज इट पल्सस पैराडॉक्सस? यहाँ पे ना क्या होगा, देयर इज मोर देन 10 mmHg इंस्पिरेटरी डिक्लाइन इन सिस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर रहेगा. व्हेन सीवियर इट मे बी डिटेक्टेड बाय palpating weakness or even disappearance of the arterial pulse during inspiration. Okay. कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में भी हो सकता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज में भी हो सकता है, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी हो सकता है. जो पैराडॉक्सिकल पल्स है या फिर पल्सस पैराडॉक्सस है, दैट इज एक्चुअली द एग्जैजरेशन ऑफ अ नॉर्मल फिनोमिना. नॉर्मली यूजुअली 10 mmHg डिक्लाइन होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. लेकिन अगर मोर देन 10 mmHg, that's more than 10 millimeter of mercury fall हो रहा है in systolic blood pressure during inspiration. Okay, तो इसको बोलेंगे that there is pulsus paradoxus or paradoxical pulse, and sometimes the radial pulse may be absent, okay, may not be palpated even when there is cardiac impulse. So this is the paradox. Investigation. क्या क्या investigation हम करेंगे for cardiac tamponade? We will do ECG. ECG में characteristically there will be presence of electrical alternance. Reduction in the amplitude of QRS complex. QRS का जो amplitude है वो reduce हो जाएगा, it will be reduced than the normal. And electrical alternance होगा. Electrical alternance means there will be alternating beats. Okay, means axis change होता रहेगा of P wave, QRS and T waves. अगर electrical alternance हो रहा है, then it should raise the suspicion of cardiac tamponade. हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं. चेस्ट एक्सरे में भी हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा कार्डियोमेगाली है कि नहीं. देन इको 2D इको से हम डायग्नोस्टिक कर सकते हैं अगर पेशेंट को टेम्पोनाड है कि नहीं, इफ देयर इज इम्पेयरमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फीलिंग एंड ऑल. CT स्कैन कर सकते हैं एंड देन वी मे डू कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. तो बेसिकली इमेजिंग के हेल्प से, इमेजिंग की सहायता से हम डिटेक्ट कर सकते हैं अबाउट कार्डियक टेम्पोनाड. ओके, दिस इज एन ECG ऑफ
cardiac tamponade. As I said, ECG में क्या क्या रहेगा? ECG में there will be reduction in amplitude of QRS. तो इस particular ECG में हम देखें तो the QRS amplitude is very small. Okay, small QRS, reduction in amplitude of QRS, plus there will be electrical alternance. Electrical alternance means जो axis है, okay, axis of P wave या फिर axis of QRS or T wave, it will be changed in every alternate beat. If you look at lead 2, you can appreciate this electrical alternance. See this QRS complex and see this QRS complex. Okay, means there is an alternating change in the axis. It is known as the electrical alternance. So ये जो ECG है, it is very much typical of cardiac tamponade. डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं. डॉपलर अल्ट्रासाउंड करने से हमको पता चलेगा अबाउट ट्राइकास्पिड एंड पल्मोनरी वाल्व फ्लो वेलोसिटी, जो मार्कली इंक्रीज होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड वाइस वर्सा. पेरिकार्डियल फ्लूइड अगर हम टैप कर सके, ओके, इफ यू कैन रिमूव द पेरिकार्डियल फ्लूइड, देन हम पेरिकार्डियल फ्लूइड एनालिसिस करेंगे and we will see अगर we can find out any underlying cause of pericardial effusion. For example, अगर if it is related to infectious disease, if it is because of tuberculosis, then we may be able to diagnose the case from the analysis of pericardial fluid. Treatment. Cardiac tamponade को कैसे treat करना है? Okay. Importantly, pericardiocentesis करना है इन patient में. Pericardiocentesis means removal of pericardial fluid. So there may be different approach for the removal of pericardial fluid. हम apical approach कर सकते हैं या फिर parasternally approach कर सकते हैं, या from the subxiphoid area we can approach and pericardial fluid हम remove कर सकते हैं. Pericardial cavity जो है उसको जितना possible हो सके उतना possible drain करना है. Okay. Sometimes हम क्या कर सकते हैं? Sometimes we may place a catheter, okay? A catheter in situ रख सकते हैं हम. So if there is any accumulation of fluid, we may be able to remove the fluid easily. A small multi-hole catheter may be advanced over the needle and inserted into the peritoneal cavity and left in situ or left in place to allow draining of the pericardial space if fluid reaccumulates. Means catheter हम छोड़ देंगे जगह पे, so that अगर फिर से accumulation हो रहा है fluid का, तब हम easily fluid remove कर पाए from pericardial space. Surgical drainage through a limited subxiphoid thoracotomy may be required in recurrent tamponade to remove loculated effusions. अगर effusions loculated हैं, तब में भी सर्जिकल ड्रेनेज का रिक्वायरमेंट हो सकता है थ्रू द subxiphoid approach. So this is about the management of a case of cardiac tamponade. Main management is by pericardiocentesis and of course जो underlying cause है, underlying cause must be treated. That's a must. नहीं तो बार बार पेशेंट को टेम्पोनेड होता रहेगा. नेक्स्ट चलो डिस्कस करते हैं अबाउट कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. पेरिकार्डाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, और हमने देखा अगर देयर इज कंस्ट्रिक्शन, दैट इज नोन एज द कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. कंस्ट्रिक्शन कैसे होगा? लेट्स सी. हीलिंग of an acute fibrinous or serofibrinous pericarditis or resorption of a chronic pericardial effusion is followed by obliteration of the pericardial cavity with the formation of granulation tissue. Means patient को जब acute pancreatitis pericarditis होता है, may it be fibrinous, may it be serofibrinous pericarditis, जब उसका healing होता है तब ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होता है पेरिकार्डियल कैविटी में, विच ऑब्लिटरेट्स द पेरिकार्डियल कैविटी. और नहीं तो अगर पेशेंट को क्रॉनिक प्लूरल पेरिकार्डियल इफ्यूशन है, जब इफ्यूशन का रिजोल्यूशन होता है, इफ्यूशन जब रीअब्सॉर्ब्ड होता है, दैट टाइम ऑल्सो पेरिकार्डियल कैविटी में बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्लिटरेटेड
बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, जो कि कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस को रिजल्ट करता है। अल्टीमेटली जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है ये स्कार फॉर्म करेगा, ओके, एनकेजिंग द हार्ट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, मींस हार्ट को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट करता है हार्ट को। द लेटर मीन्स द ग्रेनुलेशन टिश्यू gradually contracts and forms a firm scar encasing the heart, which may be calcified also. Okay, this is how constrictive pericarditis होता है पेशेंट में। Coming to the causes of constrictive pericarditis, क्या क्या कॉज हो सकता है constrictive pericarditis का? एक्यूट और रिलैप्सिंग वायरल और इडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस, ये जब रिजोल्यूशन होता है इसका तब कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ट्रोमा विथ ऑर्गेनाइज्ड ब्लड क्लॉट, कार्डियक सर्जरी ऑफ एनी टाइप, रेडिएशन एक्सपोजर इन द मीडियास्टिनम, दैट इज मीडियास्टिनल इरेडिएशन, पुरुलेंट इन्फेक्शन, हिस्टोप्लाज्मोसिस, neoplastic disease, especially breast cancer, lung cancer and lymphoma, maybe rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. ये जो है ये है कुछ common causes of constrictive pericarditis. Clinical features देखते हैं तो क्या होगा clinical features में? Patient may present with breathing difficulty, then patient may present with even signs of cardiac failure, pedal edema हो सकता है patient को, even ascites लेके भी patient present कर सकता है। On examination हमको क्या मिलेगा? On examination the same thing, paradoxical pulse मिल सकता है, as I have described there will be more than 10 mm of mercury, inspiratory fall in systolic blood pressure, and the pulse, sometimes the radial pulse may not be felt, that is the paradoxical pulse. Congestive hepatomegaly, because of congestion, cardiac failure होगा patient को, इसके वजह से congestion होगा liver में, then there will be hepatomegaly which will be tender. Ascites हो सकता है patient को, ascites means presence of free fluid in the peritoneal cavity. Apical pulse जो है it is reduced and it may retract during systole, which is known as Broadbent sign. Important sign in constrictive pericarditis, important from your examination, competitive examination point of view, because यहाँ पे you may be asked like where do you get the Broadbent sign, and you may be given certain option. Correct answer will be in constrictive pericarditis. So constrictive pericarditis में Broadbent sign मिलता है। The heart sounds may be distant. Okay, हार्ट साउंड जो है वो डिस्टेंट हो सकता है, एंड अर्ली थर्ड हार्ट साउंड दैट इज पेरिकार्डियल नॉक बोलते हैं इसको, मे ऑकर एट द कार्डियक एपेक्स। दिस इज अबाउट हम एग्जामिनेशन में क्या क्या फाइंडिंग देख सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स एज आई सेड मीन्स पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, देयर मे बी वीकनेस, फैटिग, वेट गेन, इंक्रीजिंग एब्डोमिनल गर्थ, abdominal discomfort and edema are common. Okay, the patient often appears chronically ill, means patient chronically ill जैसा लगेगा, okay, and then there will be in advanced cases patient को एनासर का रहेगा, skeletal muscle wasting हो सकता है and cachexia हो सकता है। Dyspnea is also very common, exertional dyspnea होता है patient को, एंड ऑर्थोपनिया भी हो सकता है। ऑर्थोपनिया माने ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऑन लाइंग इन सुपाइन पोजीशन। सो ऐसा क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट में रह सकता है। कुश्मल साइन में क्या होता है? कुश्मल साइन में देयर विल बी फेल टू डिक्लाइन इन द वेनस प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, बट इन दिस केस देयर इज फेलियर of the venous pressure to decline during inspiration. JVP में jugular venous pulse में क्या मिलेगा? There will be prominent X and Y descent. लेकिन हम cardiac tamponade में जब देखें X will be prominent and Y will be absent in cardiac tamponade, whereas यहाँ पे means constrictive pericarditis में X and Y descent both will be prominent.
वेंट्रिकुलर प्रेशर पल्स अगर हम देखें इन बोथ वेंट्रिकल, वहाँ पे स्क्वायर रूट साइन मिलेगा ड्यूरिंग डायस्टोल. इट इज अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यू मे बी आस्क स्क्वायर रूट साइन कहाँ पे मिलता है और 4 ऑप्शन दे दिया. देन द करेक्ट आंसर विल बी कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. ये कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या होता है बेसिकली? कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में जो वेंट्रिकल है वो बिकम्स इनेबल टू फिल बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस imposed by the rigid thick पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम जो है वो रिजिड होता है, थिक हो जाता है, एंड व्हाट इट डज, इट इम्पोजेस अ रेस्ट्रिक्शन, हार्ट में रेस्ट्रिक्शन करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनफ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है वेंट्रिकल में. सो इनएबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स टू फिल इन बिकॉज ऑफ द limitations imposed by the rigid thickened pericardium. Ventricular filling is unimpeded during early diastole, but is reduced abruptly when the elastic limit of the pericardium is reached. Means diastole का early phase में ventricular filling में कुछ like there will be no hurdle in ventricular filling, but late stage में, late diastole में ventricular filling में problem होगा जबकि pericardium का elastic limit will be reached. Cardiac tamponade में ventricular filling जो है that is impaired throughout the diastole. शुरू से लेके end तक ventricular filling में problem रहता है in cardiac tamponade, whereas constrictive pericarditis में initial stage of diastole में filling जो unimpeded है, but later stage में abruptly ventricular filling reduced होता है जब पेरिकार्डियम का जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिसिटी है, वो रीच हो जाता है तब. वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोल्स एंड स्ट्रोक वॉल्यूम्स आर रिड्यूस्ड. वेंट्रिकल अच्छे से फील नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा. अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होता है, मीन्स डायस्टोल के एंड में वेंट्रिकल में कम ब्लड है, तो डेफिनेटली स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा. ओके. The end diastolic pressure in both the ventricles and the mean pressure in the atria, pulmonary vein and systemic veins all are elevated. Despite this, systolic function जो है वो रेस्ट में नॉर्मल रहता है, रेस्ट में कोई सिस्टोलिक प्रॉब्लम नहीं होता है. एडवांस्ड केसेस में जो फाइब्रोटिक प्रोसेस है वो नॉट ओनली पेरिकार्डियम, वो मायोकार्डियम तक भी रीच कर सकता है. ओके. In advanced stage, the fibrotic process may extend into the myocardium. Okay. अब अगर हम differentiating points देखें in between cardiac tamponade and constrictive pericarditis, on examination, pulsus paradoxus is much more characteristic finding for cardiac tamponade. Okay. It may be present in certain cases of constrictive pericarditis. जुगुलर वेन्स में हम देखें तो इन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस प्रोमिनेंट वाई डिसेंट रहेगा, प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट भी रहेगा. बट इन केस ऑफ टेम्पोनाड एक्स डिसेंट विल बी वेरी मच प्रोमिनेंट एंड वाई डिसेंट जो है इट मे इवन बी एब्सेंट ऑल्सो. कुश्मल साइन जो फेलियर ऑफ डिक्लाइन इन द वेनस जुगुलर वेनस प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, it is a characteristic sign of constrictive pericarditis. Cardiac tamponade में कुश्मल साइन नहीं रहता है. Pericardial knock, it is an extra sound which is there present in case of constrictive pericarditis. ECG में देखें तो लो ECG वोल्टेज जो QRS कम्प्लेक्स वगैरह है उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा both in cardiac tamponade as well as constrictive pericarditis. Electrical alterance is a classical ECG finding in case of cardiac tamponade. अगर हम 2D echo करें तो thickened pericardium will be there in constrictive pericarditis. Pericardial calcification रहेगा constrictive pericarditis में, and pericardial effusion will be there in case of cardiac tamponade. जो right ventricle का size है, size of the right ventricle is usually small in case of cardiac tamponade, whereas in constrictive pericarditis right ventricle का size normal रहता है. Exaggerated respiratory variation in flow velocity. Okay, respiratory variation in flow velocity is seen with
both in cardiac tamponade means exaggeration होता है इसका, both in cardiac tamponade and constrictive pericarditis. अगर हम CT स्कैन नहीं तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं तो there will be thick pericardium, thickened pericardium in constrictive pericarditis. Equalization of diastolic pressure जो है it will be present in both tamponade as well as in pericarditis. So these were the differentiating feature between cardiac tamponade and constrictive pericarditis जो कि दो कॉमन पेरिकार्डियल डिजीज हैं और हमको पता होना चाहिए कैसे क्लिनिकली या फिर विद इन्वेस्टिगेशन हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा कार्डियक tamponade है, कौन सा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है. अगर पेशेंट प्रेजेंस विद कार्डियक tamponade to us, then it is a medical emergency. Immediate treatment is necessary if you want to save the life. Otherwise, it will be life threatening. Diagnosis of constrictive pericarditis, ECG जो है, it will be low voltage ECG like cardiac tamponade. QRS amplitude low होगा and T wave जो है उसका diffuse flattening रहेगा, नहीं तो inversion of T wave दिखाई देगा. चेस्ट एक्सरे में माइल्ड कार्डियोमेगाली हो सकता है. हम 2D इकोकार्डियोग्राम करेंगे या फिर CT MRI स्कैन करेंगे. It will show us the pericardial thickening. Pericardium will be very much thickened. Dilatation of the inferior vena cava and hepatic vein रहेगा. एक sharp halt होगा, sharp halt to rapid left ventricular filling in early diastole with normal ventricular systolic function and flattening of the left ventricle posterior wall. ये रहेगा. Okay. Sharp halt to rapid left ventricular filling in early diastole means early diastole में rapid filling होता है, rapid filling phase होता है. That will be normal, but there will be a sharp halt to that rapid filling. This is about constrictive pericarditis diagnosis. CT and MRI भी हम कर सकते हैं. Doppler echo. Doppler echo में हमको क्या मिलेगा? As I said, जो respiratory variation होता है in flow velocity, उसका exaggeration होगा. There will be exaggerated respiratory variation in flow velocity in case of constrictive pericarditis. तो क्या दिखेगा अगर हम Doppler करते हैं तो inspiration के साथ? There is an exaggerated reduction in blood flow velocity in the pulmonary veins and across the mitral valve and a leftward shift of the ventricular septum and opposite in expiration. Inspiration में क्या होगा? There is an exaggerated reduction in the blood flow velocity in pulmonary veins and across the mitral valve and a leftward shift of the ventricular septum and the opposite findings will be there in expiration. So अगर हम ये image देखते हैं तो this is, for example, this is an apical 4 chamber view. Inspiration में क्या होता है and what happens in expiration. When there is inspiration, the venous return to the right side of the heart will increase. Okay, जो venous return increase होगा, what will happen? The right ventricle has to accumulate so much of blood. Okay, it has to accumulate the increased amount of blood reaching through the right atria into the right ventricle. But यहाँ पे क्या है? Pericardium तो thick है. Because of thick pericardium and the constrictive force applied to the heart जो dilate नहीं हो पाएगा. तो right ventricular free wall जो है, जो ये wall है, it will not be able to expand because of constrictive pericarditis. Rather ये क्या करेगा? It will expand on the other side. Means ये जो interventricular septum है वो septum को push करेगा towards the left ventricle like this, as you can see in the image. And because interventricular septum is pushed toward the left ventricle, okay, along with thick pericardium, because of thick pericardium, left ventricular filling कम होगा. Okay. This is why there will be reduced Doppler flow, okay, through the mitral valve. Mitral valve is there
in between the left atria and left ventricle. Means inspiration में there will be reduced blood reaching into the left ventricle. Expiration में just opposite होगा. Okay, exactly the opposite thing will happen in case of expiration. Treatment. Constrictive pericarditis को कैसे treat करना है? Pericardial resection जो है that is the only definitive treatment. Pericardial resection. Pericardial resection complete होना चाहिए, as complete as possible. And cardiac failure अगर है तो that should be treated properly. Dietary sodium restriction and diuretics are useful during pre-operative preparation for pericardial resection. Operative mortality जो है वो है 5 to 10% for pericardial resection. तो यही है about the pericardial diseases जो मैं discuss करना चाहती थी. I have discussed about very important and commonly found pericardial disease like acute pericarditis, cardiac tamponade and constrictive pericarditis. Thank you so much.